नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 9th और 10th की जो संस्कृत व्याकरण के चल रहे हैं टॉपिक, उसके अंदर समास का टॉपिक आरंभ कर चुके हैं और इससे पहले समास से 2 वीडियो जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि जो समास है, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, समास की परिभाषा क्या है और समास में कितने तरह से क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और समास के भेद कितने होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने अव्ययी भाव समास जो है उसको आरंभ कर चुके हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है और उसे किस ढंग से हमें समझना चाहिए, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रम से समझ में आ सके। और एक निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, वीडियो पूरा ध्यान से सुने और जितना हो सके समझने की कोशिश करें। अभी बीच में कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास और बोल रहे थे सर एक बार जब आप पढ़ाओ तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देना, ताकि हम पिछली बातों को अच्छे से समझ सकें। तो मैं आप लोगों को जो अव्ययी भाव समास है अब तक जितना पढ़ चुके हैं उसको पूरे को मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं और एक एक चीज़ें जो हैं मैंने आपको समझाई हैं उन्हें दोबारा से आप लोग समझने की कोशिश करें बच्चों। तो ध्यान दीजिए, देखिए अव्ययी भाव समास है तो एक बच्चे ने पूछा था सर ये सूत्र को कैसे याद करें। तो बेटा ये जो सूत्र है ये तो आप लोगों को बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास, यानी कि इसमें कौन कौन से शब्द है, देखो पूर्व पद अर्थ, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो पद प्लस अर्थ, ठीक है, प्रधान और अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसको अवग्रह बोलते हैं, अवग्रह को ए की तरह उच्चारण करा जाता है, ये अवग्रह बोला जाता है, इसको एस की तरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है, इसे आप 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है, यानी कि जो अव्ययी भाव समास है बच्चों, वापिस सुन लीजिए कि इसके अंदर पूर्व पद यानी कि इसमें प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होते हैं, प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है। प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है, या अपन ये कह सकते हैं प्रथम पद प्रधान होता है। फिर दूसरी बात इसमें बताई थी मैंने आपको कि जो प्रथम पद होता है वो प्रथम पद कोई क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, या फिर कोई उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो समस्त पद होता है, इसमें जो समस्त पद होता है वो किसमें होता है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसमें जो समस्त पद है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नपुंसक लिंग को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के अंत में ए या फिर आ आता है उनमें हम लोग कर देते हैं अम, और जिन शब्दों में ई या फिर ए या फिर ऐ होता है उसे लघु ई में बदल देते हैं। और जिन शब्दों के अंत में उ या फिर ओ या फिर औ होता है तो उसे हम बदल देते हैं ऊ में। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? ऊ के अंदर उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो अव्ययी भाव समास है इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, जिन शब्दों के अंत में ए या आ आता है, जैसे मान लीजिए राम शब्द है या कृष्ण शब्द है या बल शब्द है या धन शब्द है या उप शब्द है, ऐसे कोई भी शब्द होंगे, तो जब समस्त पद बनाएंगे तो ये जो ए आ रहा है इन सब के अंदर अंत में क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है, तो इसमें अम कर देंगे तो ये मैं जोड़ देंगे डायरेक्ट, आप ये समझो। तो ये क्या बन जाएंगे सब के सब? रामम कृष्णम बलम धनम। लेकिन इनमें मूल शब्द क्या है? राम कृष्ण बल और धन है। तो इनकी विभक्तियां आपको लगानी होती है जब विग्रह करते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए किसी शब्द में, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ई आ रही है, ठीक है, तो जैसे किसी भी शब्द के अंदर जैसे शक्ति है तो शक्ति के अंदर लघु ई आती है, जैसे गति है, गति के अंदर भी
क्या आती है, छोटी ई आती है। जैसे बली है, इसके अंदर भी छोटी ई आती है। अगर बड़ी ई आती है, जैसे नारी है या फिर स्त्री है, इसके अंदर बड़ी ई आ रही है, तो बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगा। जब समस्त पद बनाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, नारी, ये किस में बदल जाएगा, ये स्त्री, छोटी ई में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये छोटी ई वाले जो रहेंगे वो यथावत रहते हैं। इसी तरह अगर बड़ा ऊ है तो छोटे ऊ में बदल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि समस्त पद को किस ढंग से बनाते हैं। ठीक है, तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार वापिस से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था यथा। क्या पढ़ा था, यथा। यथा के बाद में जो शब्द आएगा उसमें लगाएंगे द्वितीया विभक्ति और प्लस क्या जोड़ना है आपको, अनतिक्रमे। क्या जोड़ना है, अनतिक्रमे। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पढ़ा है उप। अगर उप के बाद में कोई शब्द आएगा तो उसमें क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और प्लस क्या जोड़ देंगे, समीपम। क्या जोड़ देंगे, समीपम जोड़ देंगे। इसके तीसरे नंबर पर हम लोगों ने वापिस से ये पढ़ा था, आप लोग देखिए क्रम से लिख लीजिए, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति आती है ना उसको एक साथ लिख लीजिए। तो मैं दूसरे नंबर पर आपको ये जो प्रति उपसर्ग है ये बता देता हूँ। प्रति के बाद में जो शब्द आएगा उसमें भी क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और उसे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखते हैं और प्लस अंत में क्या जोड़ देते हैं, वापिस प्रति जोड़ देते हैं। तो ये द्वितीय विभक्ति होगी। फिर तीसरे नंबर पर आप उपसर्ग को लिख लें। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, षष्ठी लगेगी और प्लस क्या जोड़ना है आपको, समीपम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, समीपम जोड़ना है। ठीक है, फिर देखिए चौथे नंबर पर निर उपसर्ग, ये रे हलंत आएगा, ध्यान रख लेना। निर का जो रे होता है वो हलंत आता है और यहाँ पर भी जब विग्रह करेंगे तो क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति और प्लस क्या जोड़ देंगे, अभावे शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में मैंने आपको बताया अनु उपसर्ग। अब अनु के बाद में जो शब्द आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन एक तो जुड़ेगा यहाँ पर पश्चात अर्थ में चलता है और दूसरा जो चलता है वो चलता है योग्यम अर्थ में। कौन से में चलता है, योग्यम अर्थ में चलता है। तो ये ध्यान रख लेना कि षष्ठी विभक्ति तो लगेगी लेकिन इन दोनों में से एक शब्द लगेगा। पश्चात कब लगेगा, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द होगा पश्चात लगेगा। और जब जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक होगा, जाति या भाववाचक होगी संज्ञा, तो फिर कौन सा लगेगा, योग्यम लगेगा। ठीक है, तो ये 5 जो हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको ये बता रहा था कि जब अव्यय भाव समास हो जाएगा तो बस ऐसे शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रख लो। अब देखिए मैं यहाँ सबके एक एक उदाहरण आपको समझाऊं तो आपको ये सब चीजें दिमाग में हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कह रहा था यहाँ यथाशक्ति, अब देखो यथाशक्ति ये तो क्या है, समास। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं समस्त पद। इसको क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने का तरीका क्या बताया मैंने कि भाई यथा के बाद में जो शब्द होगा, यथा के बाद में जो शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है आपको, द्वितीय विभक्ति लगानी है। कौन सी लगानी है, द्वितीय। और प्लस क्या जोड़ना होता है आपको, अनतिक्रमे जोड़ना रहता है। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, शक्तिम अनतिक्रमे, शक्तिम अनतिक्रमे। क्लियर सबको, यानी कि यथा के बाद में जो शब्द होगा उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है और प्लस क्या जोड़ देना है, अनतिक्रमे। तो ये जोड़ दिया अनतिक्रमे। क्लियर, यथा गति आएगा तो यथा गति को क्या करेंगे, गतिम अनतिक्रमे। ठीक है, यथा वर्षम तो वर्षम अनतिक्रमे, समझ बैठा ना। तो यथा रामम तो रामम अनतिक्रमे, यथा बलम बलम अनतिक्रमे, यथा वधु वधूम अनतिक्रमे। समझ बैठा ना। यानी कि यथा के बाद में जो भी शब्द आएगा, सुन लो बच्चों ध्यान से, यथा के बाद में जो भी शब्द आएगा उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है और प्लस क्या जोड़ देना है, अनतिक्रमे जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, अनतिक्रमे जोड़ देना है। क्लियर सभी को। अब दूसरा देखो प्रति आ रहा है। मैंने कहा कि प्रति के बाद में जो भी शब्द होगा, जैसे मान लीजिए प्रति वर्ष, ए आ रहा है लेकिन समस्त पद बनाएंगे तो अम हो जाएगा, प्रतिवर्षम। क्या हो गया ये, प्रतिवर्षम। अब प्रतिवर्षम है तो इसका जब विग्रह करेंगे तो तरीका क्या बताया कि प्रति के बाद में जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और उस शब्द को 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, वर्षम वर्षम प्रति।
वर्षम वर्षम प्रति। अगर इसी को अपन कह रहे हैं प्रति मासम तो क्या लिखेंगे, मासम मासम प्रति। ठीक है, प्रति क्षणम 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 प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी कि प्रति के बाद में जो भी शब्द होगा उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। और कितनी बार लिखना है उसे, 2 बार लिखना है। और अंत में क्या जोड़ देना है, प्रति जोड़ देना है। क्लियर? अब देखो उप वाली बात हो रही है। उप के बाद में जब षष्ठी विभक्ति यानी कि उप के बाद में जो भी शब्द आएगा उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं उपगंगम। अब ये उपगंगम है तो इसमें मूल शब्द क्या है बच्चों, देखो गंगा, मूल शब्द क्या है गंगा। लेकिन समस्त पद बन रहा है ये नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में बनाने का तरीका क्या है, आ को अम में बदल दिया, आ को अम में। लेकिन जब विभक्ति लगाएंगे तो गंगा की लगाएंगे। तो गंगा की षष्ठी विभक्ति क्या है, जैसे रमा का रूप याद करा लिया। मैंने कहा ना आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए, मैंने आपसे मीटिंग करी थी गूगल मीट पे, तब भी मैंने आपसे यही बोला था कि आप धातु रूप और शब्द रूपों को अच्छे से याद करें। जिन भी बच्चों को व्याकरण को समझने में दिक्कत आ रही है तो उसका एक कारण है कि उन्हें शब्द रूप याद नहीं है, एक कारण है बस। जिस दिन शब्द रूप याद हो जाएंगे उसको व्याकरण को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना बच्चों। तो यहां पर देखिए उपगंगम है तो अब गंगा शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, गंगाया, या यई या याम। याद है, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, पंचमी और षष्ठी जो होती है सेम होती है, गंगाया गंगाया। ठीक है, तो गंगाया समीपम, पीछे क्या जुड़ेगा, समीपम। तो गंगाया समीपम। अगर मान लीजिए इसकी जगह अपन यूं लिख दें उपकृष्णम, उपकृष्णम, तो कृष्ण शब्द है। अब कृष्ण शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, राम की षष्ठी क्या होती है, रामस्य। तो कृष्ण की क्या होगी, कृष्णस्य। तो कृष्णस्य समीपम, तो ये इसका विग्रह हो गया। समझ बैठ गई? तो उप के बाद में जो भी शब्द आएगा उस शब्द में लगाएगी षष्ठी विभक्ति और प्लस क्या जोड़ देना है, समीपम। अब उप के बाद देखो निर उपसर्ग वाला भी पढ़ लिया हम लोगों ने। निर के बाद में जो शब्द आएगा उसमें भी क्या लगानी है, षष्ठी विभक्ति और प्लस क्या जोड़ देना होता है, अभावे। क्या जोड़ देना होता है, अभावे शब्द जोड़ देते हैं। जैसे मैं जो मोस्ट क्वेश्चन है ना वही लिखवा रहा हूं, निर्मशकम। अब निर्मशकम है, मशक का मतलब होता है मच्छर, मैंने पहले ही बता दिया। अब मशक, ठीक है ना, अब मशक अगर एक वचन में लिखेंगे तो मस्कस्य होगा, लेकिन मशकों की कमी, मच्छरों की कमी है, बहुवचन में लगा रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, मशका नाम। क्या होता है, मशका नाम। तो मशका नाम अभावे, मशका नाम अभाव है, यानी कि मच्छरों की कमी। और इसी से मिलता जुलता ये उदाहरण भी मोस्ट है, निर्मक्षिकम। तो इसमें मूल शब्द क्या है, मक्षिका। मूल शब्द क्या है, मक्षिका। का आ गया ना, अब मक्षिका है, ठीक है ना। तो मक्षिका है तो आप इसके अकॉर्डिंग रूप चलाएंगे, लेकिन एक मक्खी की कमी नहीं, बहुवचन की है, तो इसी वजह से जब बहुवचन में ले जाएंगे तो ये रूप बनेगा। ठीक है, मक्षिका नाम अभावे, क्या बन जाएगा इसका विग्रह, मक्षी, मक्षिका नाम अभावे, मक्खियों की कमी। तो ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह देखो अनु का करेंगे तो अनु के बाद में जो शब्द होगा उसमें भी कौन सी विभक्ति लगानी है, हमको षष्ठी विभक्ति लगानी है। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक शब्द होंगे तो पश्चात, और अगर जातिवाचक भाववाचक होंगे तो योग्यम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं अनु विष्णु, अनु विष्णु, तो विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, विष्णु पश्चात, ठीक है। और अगर इसी को मैं यूं कहूं अनुरूपम तो क्या करेंगे, रूपस्य योग्यम, ठीक है ना। अनुचरित्रम तो चरित्रस्य योग्यम, हो गया नहीं हो गया। तो ये चीजें जो हैं इतनी हम लोगों ने अब तक पढ़ी है। अब आगे
हम लोग इसमें बची हुई चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे एक पन्ने पे सब चीज़ें तैयार करनी है, एक ही पेज में पूरी चीज़ याद हो जाएंगी। एक एक उदाहरण आप लोग लिख लीजिए साइड में, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को एज इट इज अपने रजिस्टर में लिख लेना। पहले अगर लिख रखें तो दोबारा मत लिखना, पहले लिख रखें दोबारा मत लिखना, फिर यहाँ से लिखना, बस केवल इतना इतना लिखना है। ये इससे नीचे नीचे वाली चीज़ लिखना, ऊपर वाली मत लिखना, ये तो पहले लिख चुके हो आप लोग। ठीक है, ये एक बार अलग से उतार लेना, नोट कर लीजिए एक बार। हाँ तो बच्चों अब देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ये आ उपसर्ग है, आ का अर्थ ही क्या होता है? तक या फिर पर्यंत। पर्यंत। तो आपने क्या करना है कि जो आ उपसर्ग आ रहा है उसके बाद में आपने कौन सी विभक्ति लगानी है? पंचमी। कौन सी लगानी है? पंचमी लगानी है। और प्लस क्या जोड़ना है? पर्यंतम। क्या जोड़ना है? पर्यंतम जोड़ना है। तो इसमें उदाहरण जो आता है वो पूछा जाता है आ समुद्रम। आ समुद्रम, तो आपने क्या बताना है? समुद्रात पर्यंतम। समुद्रात पर्यंतम। अगर मैं आपसे कहूँ आजीवनम, तो आजीवनम मतलब जीवनात पर्यंतम। जीवनात पर्यंतम, तो आजीवनम हो गया। तो कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है आपको कि आ उपसर्ग जो आता है और उस आ उपसर्ग के बाद में कोई भी शब्द हो तो उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? पंचमी विभक्ति लगानी है। कौन सी लगानी है? पंचमी विभक्ति लगा रही है। ठीक है, तो आ देखिए इस आ उपसर्ग के बाद में जो एक और महत्वपूर्ण है वो है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। अब शब्द प्रादुर्भाव अर्थ जो है इसके अंदर आप लोगों को करना है इति अव्यय का प्रयोग। इति क्या है? एक अव्यय है, इस अव्यय का प्रयोग करना है। अब होना क्या है बच्चों कि जब विग्रह करेंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं, विग्रह करने पर इति शब्द के बाद जो शब्द होगा उस मूल शब्द को लेकर शब्दस्य प्रादुर्भावे या प्रकाशः। शब्दस्य प्रकाशः। ठीक है, शब्द प्रादुर्भाव या शब्दस्य प्रकाशः शब्द लिखते हैं। अब ये मैंने पूरी चीज़ लिख दी आपके हम देखिए ध्यान से कि जब हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद होगा क्या बच्चों कि इति शब्द के बाद में जो भी शब्द लगेगा, इति शब्द के बाद में जो भी शब्द होगा उस मूल शब्द को हम लोग निकाल लेंगे और उस मूल शब्द को लेकर के और उसके बाद क्या लिखेंगे? शब्द से प्रादुर्भाव या फिर हम लिखेंगे शब्द से प्रकाश है। क्या लिखेंगे? शब्द से प्रादुर्भाव या शब्द से प्रकाश है। ठीक है ना, राम शब्द से प्रादुर्भाव या राम शब्द से प्रकाश है। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे मैं उदाहरण बताता हूं आप लोगों को। जैसे ये लिख दिया इति रामम। क्या लिखा? इति रामम। अब इति रामम ये तो समस्त पद है। अब इसको जो मूल शब्द है वो क्या है? राम है। इसमें मूल शब्द क्या चीज है? राम। तो हम यहां लिखेंगे राम शब्द से प्रादुर्भावे। बिल्कुल सरल है ये, राम शब्द से प्रादुर्भावे। या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं राम शब्द से प्रकाश है। यानी कि दोनों तरीके से, कोई से भी तरीके से आप लोग इसका विग्रह कर सकते हो, प्रादुर्भाव भी या फिर प्रकाश है। इन दोनों अर्थों से आप इसका विग्रह कर सकते हो। तो देखिए जैसे आपसे कह रहे हैं इति गंगम। अब ये इति गंगम है तो इसके अंदर मूल शब्द क्या है बच्चों? इसमें मूल शब्द गंगा है। तो अब जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? गंगा शब्द से, गंगा शब्द से प्रादुर्भावे, प्रादुर्भावे।
ठीक है, इसको सही कर लीजिए, प्रादुर्भावे। तो ये क्या हो जाएगा, गंगा शब्द से प्रादुर्भावे, ये इसका विग्रह हो गया। अगर हम लोग कहें कि इति वधु, इति वधु, तो अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है बच्चों, वधु, तो अपन कैसे लिखेंगे, वधु। अब वधु शब्द मूल बड़ा है तो इसको लिखेंगे तो एज इट इज जो राइट होगा, ठीक है। वधु शब्द से प्रादुर्भावे, प्रादुर्भावे, तो ये इसका विग्रह हो गया। तो बिल्कुल इजी है, जितने भी समास पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा इजी यही है। इति के बाद में जो भी शब्द आता है उस शब्द को, मूल शब्द को ले लो, पहचानना है कौन सा शब्द है। लेकिन ये ध्यान रख लेना, यहाँ समस्त पद में ये मात्रा छोटी मिलेगी, लेकिन ये वधु शब्द जो रहता है इसमें बड़ी मात्रा लगती है। तो मात्राओं का जरूर ध्यान रख लीजिए। जैसे मान लीजिए अपन यूँ लिखें इति नदी, तो ये नदी जो शब्द है ये जब लिखते हैं तो नदी शब्द में क्या आती है, बड़ी। लेकिन मैंने कहा जब समस्त पद बनाते हैं तो ई, बड़ी ई, ए और आई को क्या हो जाता है, ई हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये समस्त पद में इस रूप में नजर आएगी। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे, नदी शब्द से प्रादुर्भावे, नदी शब्द से प्रादुर्भावे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो आप लोग इसे समास को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका कुछ एक विशेष नियम है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ तो बच्चों अब देखिए, अगला जो सूत्र है वो है नदी बीस चय। कौन सा सूत्र है, नदी बीस चय। ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, पहले इसे समझिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहता है कि प्रथम पद में यदि प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची हो तथा द्वितीय पद में किसी नदी विशेष का नाम लिखा हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे पदों का विग्रह द्विगु समास की तरह समाहार शब्द लिखकर करते हैं। अब ध्यान समझो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि यदि पहला पद कोई संख्यावाची हो और दूसरे पद में किसी नदी विशेष का नाम लिखा गया हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो द्विगु समास की तरह करेंगे। अभी हम लोग द्विगु समास पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग को ये चीजें दोबारा से समझने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप वापिस से समझिए कि जो प्रथम पद होता है बच्चों, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास की परिभाषा भी यही है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, जो द्वितीय पद होगा उस द्वितीय पद में होगा किसी नदी का नाम, किसी नदी का क्या होगा, नाम होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग विग्रह करेंगे तो वो द्विगु समास की तरह विग्रह करेंगे। किसकी तरह करेंगे, द्विगु समास की तरह विग्रह करेंगे। और द्विगु समास में जब विग्रह करते हैं तो तरीका क्या रहता है कि दोनों पदों में जो है षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है और अंत में जो शब्द लिखा जाता है वो लिखा जाता है समाहार। क्या शब्द लिखा जाता है, समाहार शब्द लिखा जाता है, समाहार शब्द लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर संख्या हो गई सप्त और ये गंगा नदी का नाम आ गया सप्त गंगम। क्यों गंगम क्यों लिखा है, क्योंकि जो अव्ययी भाव समास है उसका जो समस्त पद होता है वो किस में लिखा जाता है बच्चों, नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, नपुंसकलिंग में। जब विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो सप्त की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, देखो 7 संख्या है तो ये एक वचन द्विवचन में तो नहीं चलेगा, 7 बहुवचन में चलेगा। तो षष्ठी का बहुवचन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सप्तानाम,
ठीक है, गंगानाम समाहारे, सप्तानाम गंगानाम समाहारे, 7 गंगाओं का समूह, ठीक है ना, सप्तानाम गंगानाम समाहारे। अगर इसी चीज को अपन यूं कर दें कि पंचगंगम, क्या कर दिया आपने, पंचगंगम, तो पंचगंगम मतलब पंचानाम गंगानाम समाहारे। अगर हम लोग यह कह दें द्वियमुनम, यानी कि 2 यमुनाओं का समूह, तो क्या लिखेंगे, द्वयो यमुनयो समाहारे, द्वय यमुनयो समाहारे, 2 यमुनाओं का क्या हो गया, समूह हो गया, द्वय यमुनयो समाहारे। तो 2 यमुनाओं का अपन कह रहे हैं षड अमेजनम, ठीक है, षड अमेजनम। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं षड अमेजनम, अमेजन नदी जो है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो षणानाम, ठीक है, षणा नाम अमेजना नाम, ठीक है, अमेजना नाम समाहारे, षड अमेजनों का समूह। ठीक है, अपन कहते हैं कि भाई पंच सरस्वती, तो पंचानाम सरस्वती नाम समाहारे, 5 सरस्वती नदियों का समूह हो गया। ठीक है, तो यहां जितनी भी नदियों का नाम, ये कह रहा है कि प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, दूसरा पद के अंदर क्या होना चाहिए, नदी का नाम होना चाहिए। तो समास का नाम क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव समास लिखेंगे। समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। विग्रह करने का तरीका क्या होगा, द्विगु समास की तरह। विग्रह करने का तरीका क्या होगा, द्विगु समास की तरह। द्विगु समास में क्या होता है, दोनों पदों में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, और अंत में क्या जोड़ते हैं, समाहार शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पद पूरी तरह से अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं ये वीडियो देख रहे हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो नहीं देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारी मेहनत में और उत्साह तभी आएगा जब हमारे स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी इन वीडियो को देखेंगे, रेगुलर देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही बच्चों, आप लोगों से काम हो रहा है कि जितना भी आप लोगों ने समास पढ़े अब तक का, ये पूरा होमवर्क आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आपको सेंड करना है, दिखाना है। अगर कोई गलतियां होंगी, कमियां होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैसेज आप लोग शाम के टाइम में भेज दीजिएगा, उस टाइम फ्री रहते हैं तो मैं वहाँ पर आपको चेक करके बता सकूँ, ताकि तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं अगली बार अगले समास को लेकर। यहाँ पर ये जो अव्ययी भाव समास है पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी को जैसा भी शुरुआत में मैंने टेबल बनाई थी, ऐसे सारों चीज़ों का एक साथ टेबल बना लेना, समराइज कर लेना, ताकि एक पेज में हमें ये पूरी चीज़ें समझ में आ सकें। मिलते हैं अगली बार अगले समास को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।